टॉप एंगल की चौथी स्टोरी में अब जो खबर हम आपको दिखाएंगे ये हर किसी से जुड़ी है। आने वाले दिनों में ये तस्वीर भारत में भी देखी जाए तो कोई नया नहीं होगा। मैक्सिको में जेन जेड ने रफ्तार पकड़ी तो नेपाल में भी इसकी हिंसक तस्वीरें देखी गई। मैक्सिको में तो सरकार की नीतियों के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए और सरकार के हाथ पांव भी फूलने लगे। सभी देशों में जेन जी का हिंसक प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल में एक बार फिर से युवाओं का हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस बार 12 जिले में जेन जी प्रदर्शनकारियों और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के समर्थकों के बीच झड़प के एक दिन बाद बिहार बॉर्डर से लगे हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। आपको बता दें कि इस साल सितंबर में जानलेवा विरोध प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल पार्टी को हटा दिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में युवाओं को पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस वाले पत्थरबाजी से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग बेकाबू हैं और मरने मारने पर आमादा हैं। जेन जेड यानी 1990 के दशक के अंत और 2012 के शुरुआती साल में जन्मे युवा इस साल कई देशों में असमानता, लोकतांत्रिक पतन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। नेपाल में सितंबर में सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद हुए सबसे बड़े जेन जेड प्रदर्शन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था और इसकी वजह भ्रष्टाचार, हिंसक अपराधों और अपराधियों को दंड से छूट मिलना है। जेन जी की बात करें तो साल 1997 से 2012 में जन्मे युवा जनरेशन जेड में आते हैं। दुनिया में जेन जी की आबादी की बात करें तो 256 करोड़ हैं, यानी कि 32%। मोबाइल की लत ऐसी है कि नई जनरेशन को खत्म करती नजर आ रही है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप दिन में कई बार अकाउंट चेक करते हैं। बार बार फोन को लेना भी जेन जी की आदत हो चुकी है। 13 साल से 28 साल के लोगों की बात करें तो 48% लोग ऐसे हैं जो बार बार अपना अकाउंट चेक करते हैं। 29 से 44 साल की उम्र के लोगों की बात करें तो 46% लोग इसमें आते हैं। 45 से 60 साल की उम्र के 39%, बेबी बूमर्स में 61, 79 के 29% लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर समय बिताने की अगर बात करें तो रोजाना 2 घंटे से ज्यादा समय के 32% युवा हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा काम करना ही पसंद नहीं है। इनमें 93% युवा हैं। तो काम के लिए सैलरी हर कोई चाहता है, लेकिन कम काम करने के लिए सैलरी घटाने के लिए 56% युवा राजी हैं। तो 40 साल में रिटायरमेंट के लिए भी कुछ को पसंद है। उनमें 43 से 50% युवा हैं और अपने काम में नया करने की सोच में करीब 70% युवा हैं। आखिर युवाओं में गुस्सा क्यों फूट रहा है? क्यों छोटी सी ही बात पर युवा आग बबूला हो जाते हैं? ये एक बड़ा कारण है। सरकार की नीतियों से नाकामयाब होने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। राजनीति में सुधारों के पक्षधर में 64% जेन जी है, तो अपने कामों के लिए एआई की मदद में 57% युवा आगे रहते हैं। नौकरी में संतुष्टि जरूरी है, ये 89% युवाओं का कहना है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सॉफ्ट कॉर्नर की करेंगे। इन दिनों ट्रंप एक अलग ही अंदाज में राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों से ट्रंप की खटास थी उनमें अब वो दूरियों को कम कर रहे हैं। मस्क के साथ डिनर की बात हो, ममदानी से मुलाकात हो या फिर बाकी विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे ज़ोहरान ममदानी और ट्रंप के बीच के विवाद की और अब मुलाकात की। दोनों के बीच तनातनी किसी से छिपी नहीं है। कुछ दिनों पहले दोनों ही एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं, लेकिन अब बात दोस्ती की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। गर्म रिश्तों में ठंड का असर नजर आ रहा है। ट्रंप न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी को ओवल ऑफिस में होस्ट करेंगे, जबकि दोनों के बीच कई महीनों से बातचीत नहीं हुई और अब अचानक ये खबर आती है कि दोनों के बीच मुलाकात होती है, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ममदानी शहर की अफोर्डेबिलिटी, पब्लिक सेफ्टी और आर्थिक सुरक्षा पर ट्रंप से बातचीत करना चाह रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी से मुलाकात से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उन पर एक बार फिर से हमला बोला है।
ममदानी पर नए सिरे से हमला बोलते हुए व्हाइट हाउस ने उन्हें कम्युनिस्ट बताया है। व्हाइट हाउस की ओर से की गई प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि मेयर जोहरान ममदानी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने आएंगे और इसीलिए हमारी टीम मुलाकात की तैयारी कर रही है। बयान के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में एक कम्युनिस्ट होगा क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर के लिए उन्हें मेयर चुना है। आगे ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति की उम्मीदों से कहीं ज्यादा न्यूयॉर्क शहर लेफ्ट होता जा रहा है। मेयर चुनाव में ट्रंप ने न्यूयॉर्क के लोगों से निर्दलीय उम्मीदवार कुओमो को जिताने की अपील की थी, लेकिन लोगों ने ममदानी को ही अपना मेयर चुना। ट्रंप ने यह भी कहा था कि चुनाव में यदि ममदानी जीतते हैं तो न्यूयॉर्क सिटी को जारी होने वाले संघीय बजट में वो कटौती कर देंगे, लेकिन बाद में अपनी बात से ट्रंप पलट गए। तो उधर एलॉन मस्क की बात कर लेते हैं। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार वो सुर्खियों में है एक डिनर को लेकर। व्हाइट हाउस में ट्रंप के डिनर में वो पहुंचे थे, लेकिन क्यों, ये राज की बात ही है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दोनों के बीच जो मनमुटाव था वो दूर हो गया है, क्योंकि इस डिनर के बाद मस्क ने ट्रंप को कहा है थैंक यू। ट्रंप और मस्क के रिश्ते में खटास काफी चर्चाओं में रही है। 2016 में मस्क ने ट्रंप का समर्थन किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मतभेद इतने बढ़े कि दोनों के बीच खींचतान ने काफी सुर्खियां बटोरी। 2025 में मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की कड़ी आलोचना की। इसके बाद मई 2025 में मस्क ने व्हाइट हाउस की सलाहकार समिति छोड़ दी। ट्रंप ने इसके जवाब में मस्क की कंपनियों पर सब्सिडी कम करने की धमकी दी। तब मस्क ने ट्रंप को ओवररेटेड तक कह दिया था। इन सार्वजनिक बयानों और दबावों ने दोनों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी। मस्क ने ट्रंप के टैक्स और खर्च से जुड़े बिल पर भी कमेंट किया था। मस्क ने इसकी सख्त आलोचना करते हुए कहा था कि ये जनता के पैसों की बर्बादी का बिल है, ये शर्मनाक है। मस्क ने एक्स पर पोस्ट शेयर की थी। एलॉन मस्क की आलोचना के बाद ट्रंप काफी नाराज हो गए। उन्होंने मस्क की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा था कि वो इस कमेंट से काफी निराश हैं। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा था कि मस्क को इस बिल से जुड़ी हर बात पता थी, लेकिन पहले उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जब मस्क को पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी में कटौती की जा रही है तो उनकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। ट्रंप ने मस्क को धमकी देते हुए कहा था कि वे सभी सरकारी सब्सिडी खत्म कर देंगे। ट्रंप और मस्क के बीच कड़वाहट के बावजूद उन्हें डिनर में बुलाना एक रणनीतिक फैसला बताया जा रहा है और इसके कई कारण हो सकते हैं। सऊदी अरब ने टेस्ला और मस्क की एआई कंपनी में 40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। एमबीएस टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर में तेजी से विस्तार वो करना चाहते हैं। इस दौरे में 1 ट्रिलियन से ज्यादा की डील पर चर्चा हो रही है, जिसमें खास तौर पर टेक सेक्टर है। तो मस्क और सऊदी के बिजनेस रिश्ते से अमेरिका को फायदा होगा और आने वाले दिनों में ट्रंप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। तो ये भी इसका टॉप एंगल है। इन दोनों बड़े चेहरों की ट्रंप से मुलाकात के इतर एक तस्वीर और भी है, और वो है अमेरिका के कुख्यात नाबालिग लड़कियों के यौन तस्कर और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की। जेफरी एप्स्टीन की डर्टी फाइल्स का खुलासा होने का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। ये सेक्स स्कैंडल अमेरिका का काला अध्याय है, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने सालों से छिपे इस राज को सबके सामने खोलने के लिए मुहर लगा दी है। अब तक एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करने का विरोध करते आए अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी पार्टी के सांसदों ने ही इसके लिए मजबूर कर दिया है, या फिर ट्रंप ने ही इसे गंभीरता से लिया हो। लेकिन एप्स्टीन की फाइलें वो हैं जिसने दुनिया में अमेरिका का नाम बदनाम किया था। अमेरिकी संसद से एप्स्टीन फाइलें जारी करने के लिए विधेयक को पास किया गया और ट्रंप को इस बिल पर अपनी मुहर लगाकर इसे कानून बना दिया गया। ट्रंप और एप्स्टीन के 20 सालों तक दोस्ती रही थी। दोनों की पार्टियों में एक साथ तस्वीरें और वीडियो देखी गई। हालांकि ट्रंप ने बार बार कहा कि एप्स्टीन के गलत कामों में शामिल नहीं थे। ट्रंप 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में एप्स्टीन को सामाजिक रूप से जानते थे।
दुनिया के सामने दोनों एक साथ दिखे हैं, इसीलिए काफी दिनों तक वो चर्चा में भी रहे। राजनीतिक हो या पब्लिकली, ट्रंप की छवि खराब करने में एप्स्टीन की काफी भूमिका रही है, क्योंकि किसी क्रिमिनल के साथ अगर आपका नाम जुड़ता है तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे शख्स का नाम खराब होता है। एप्स्टीन के सहयोगी गहिसलीन मैक्सवेल पर 2021 में जब मुकदमा चल रहा था, तब एप्स्टीन के लंबे समय तक पायलट रहे लॉरेंस विसोस्की ने गवाही दी थी कि ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन से कई बार उड़ान भरी थी। हालांकि ट्रंप ने प्लेन में होने से साफ इनकार किया है। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जेफरी एप्स्टीन था कौन, उसे जुड़ी ये फाइलें कौन सी हैं जिस पर इतना बवाल मचा हुआ था और अभी तक है। आखिर राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने उन फाइलों की जांच के बाद क्या नतीजा निकाला है जिसने उनके खुद के समर्थकों को नाराज कर दिया है। इस एक्सप्लेनर में हम आपको सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में देंगे। मशहूर हस्तियों, राजनेताओं, अरबपतियों और एकेडमिक जगत के बड़े नामों के साथ संबंध रखने के लिए जाने जाने वाले मिलेनियर और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन को 2005 में पाम बीच, फ्लोरिडा में गिरफ्तार किया गया था। एप्स्टीन पर 14 साल की लड़की को यौन संबंध के लिए पैसे देने का आरोप लगाया गया था। जब पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी की तलाशी ली थी तो पूरे घर में लड़कियों की तस्वीरें मिली थी। एप्स्टीन के घर से पुलिस को और भी कई सबूत मिले जिनके राज अब तक राज ही हैं। साल 2008 में एप्स्टीन का साम्राज्य तब ढहना शुरू हुआ जब उसने फ्लोरिडा में बाल वेश्यावृत्ति के आरोपों को कबूल किया। एप्स्टीन को इस केस में 13 महीने की सजा भी हुई। तो बस इसे केस के बाद एप्स्टीन के काले कारनामों की लिस्ट आगे बढ़ती गई और खुलासे पर खुलासे होते गए। कई कम उम्र की लड़कियां सामने आई जिन्होंने इसी तरह के यौन शोषण की शिकायत की। एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका का वो स्कैंडल था जिसने आज सालों बाद भी तहलका मचा रखा है। तब भी ये स्टोरी सुर्खियों में थी और आज भी इस फाइल ने राजनीतिक माहौल को गर्मा रखा है। संबंधित दस्तावेजों, अदालती दाखिलों, उससे जुड़ी फ्लाइट के लॉग, उसके कॉन्टैक्ट डेटाबेस, सर्वाइवर लड़कियों की गवाही और अन्य सबूतों का एक विशाल भंडार है।